Hello, everyone. Welcome to YPA Bharat Youth Power Academy. Let us start daily news recap of 7 August. Uh, in the If we see the first article, it is related to art and culture. Aranmula Valasadya resumes hour after flood suspension in Kerala. Uh, Aranmula Valasadya, it is a ritual feast which held at Sri Parthasarathi temple, which is located in पथानामथिट्टा इन केरलम और ये एक वहाँ पे रिचुअल ये एक टेम्पल में ये एक रिचुअल होता है काफी वहाँ पे फेमस है ये और अभी वहाँ पे फ्लडिंग हो गई थी इसके बाद से इसको स्टॉप कर दिया गया था और इसका काफी एक इसमें जो है वो ट्रेडिशनल ये फीस्ट होता है यहाँ पे काफी सारे फेस्टिव इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसमें जो वाटर लेवल था रिवर पंपा का ये इंक्रीज हो गया था तो उसके बाद से यहाँ पे जो ये फीस्ट है इसको बंद कर दिया गया था तो ये जो फेस्टिवल है ये टोटल 60 डेज का चलता है तो हमारे लिए जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट है ये एक अरमुला विलेज जो कि एक हेरिटेज विलेज है केरला में और ये इट इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच कल्चरल ट्रेडिशंस और Aranmula Valla Sadhya. It is a traditional ritualistic feast which is held at Sri पार्था सारथी टेम्पल तो ये टेम्पल का नेम ये कहाँ लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथ ही साथ ये फेस्टिवल क्या जो भी है ये और ये अपने रिच कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है काफी यूनिक होता है इसमें इसमें हैंडमेड मेटल मिरर का यूज किया जाता है और वाला साध्य ये एक सेक्रेड ऑफरिंग होती है वेयर जो जो डिवोटीज होते हैं ये स्पॉन्सर करते हैं मील फॉर द बोटमैन जिनको कहा जाता है पलियोदकर जो कि डीटी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे बोट रेस वगैरह भी होती हैं जो लॉर्ड पार्थ सारथी है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है ऑफ लॉर्ड कृष्ण वेयर पार्थ रिफर्स टू अर्जुन एंड सारथी सिग्निफाइज द चैरिटी which symbolizes krishna's pivotal role in arjun's chariot during the महाभारत वॉर तो ये पूरा इसी से रिलेटेड फेस्टिवल है तो टेम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और रिवर पंपा ये भी पूछा जा सकता है केरला के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा यूपीएससी में कभी-कभी जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ट्रिकी आते हैं उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ देते हैं तो ये टेम्पल का लोकेशन फिर रिवर पंपा ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला एंड इट इज सेंट्रल टू द अरानमुला वालासाद्य एंड अदर कल्चरल इवेंट्स तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसमें जापान में एक ओकिनावा प्रोविंस प्रीफेक्चर है तो वहां पे जो लोग हैं वो काफी लॉन्ग लिव मतलब काफी लंबा जीते हैं वहां पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अबव 90 इयर्स 80 इयर्स जो है वो जीती है तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक निकला था मतलब ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं बट ये मतलब ऐसे है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन और इसे ब्लू जोन कहा जाता है ग्लोबली एंड इट इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल अभी एज वी नो दैट अभी जापान में एक टाइफून आया था बावी तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि बावी टाइफून अभी रिसेंटली कहाँ आया था जापान में आया था और जो ओकिनावंस हैं दे सी दीज स्टॉर्म्स नॉट जस्ट एज इनएविटेबल बट एज एसेंशियल तो वहां पे जो कम्युनिटी है उनका बिलीव है कि दीज are essential and they cleanse their seas. The concept of blue zone, it was introduced by Dan Buettner, Michael Pollan, Vianney Pez and it signifies regions with high longevity मतलब यहाँ पे लोग काफी जीते हैं और जो अगर वर्ल्ड के रीजन्स हैं लाइक सार्डिनिया इन इटली एंड निकोया इन कोस्टा रिका दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर मतलब ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा जीते हैं The island's nature and culture are deeply intertwined, making them almost inseparable. यहाँ पे जो लोग हैं ये अपना जो इनका जो
एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है और ये एक इनका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होता है जो कि एक कॉन्सेप्ट है इकी गाई एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय सेल्फ हेल्प बुक दे embrace unique slowness of life which is a stark contrast to the fast paced urban environment of Tokyo मतलब यहाँ पे लोग एक स्लो टाइप का जीवन जो है वो इनका रहता है और इनका जो फंडामेंटल रूल है जिसके द्वारा ये गवर्न होता है हारा हारा हाचिबू विच मीन ईट अंटिल 80% फुल तो ये एक इनकी फिलॉसफी है तो ये मतलब एक रीजन है जहाँ पे लोग काफी जीते हैं तो बस ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन में पता होना चाहिए या जो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लू जोन ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है ये ऐसे रीजंस हैं अराउंड द वर्ल्ड वेयर पीपल लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ तो ये है. Then the next article is related to promotion and development of public libraries in India. In the Parliament, government has informed that since libraries are state subject, तो जैसे जब पार्लियामेंट सेशन होता है तो उसमें जो भी टॉपिक्स रहते हैं जो गवर्नमेंट क्वेश्चनर्स पे अपना रिप्लाई देती है तो उसमें सब्जेक्ट भी बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या है तो लाइब्रेरी कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया with public libraries operating under the administrative control of respective union and state authority. तो इस तरह से अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो इनसे खुद ही निकल के चले आते हैं प्रीलिम्स के लिए तो घुमा फिरा के यूपीएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट द राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन it is an autonomous organization which comes under the Ministry of Culture and it plays a crucial role in promoting and developing public libraries nationwide. It provides financial assistance for infrastructure development, library services, reading resources, and capacity building to strengthen these institutions. तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और इनका ये मैं पता होना चाहिए ये राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और ये एक्टिवली प्रमोट करता है शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इट ओवरसीज द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज स्कीम under this scheme financial assistance is provided for setting up of national mission on libraries model libraries designating one state central library and one district library in each state and यूटी मतलब गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाया है ये रिकमेंडेड किया गया है कि बनाया जाए इसके अलावा 6 एडिशनल लाइब्रेरी जो लाइब्रेरीज हैं दे हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो ये एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं ताकि लाइब्रेरीज के थ्रू एक जो रीडिंग कल्चर है वो और बेहतर हो Beside these, in the Ministry of Culture, it has established the National Virtual Library of India via India Culture Portal. It aims to digitally preserve diverse cultural artifacts and foster awareness and a sense of collective ownership among citizens regarding their shared heritage. National Archives of India, it also comes under Ministry of Culture and it has digitized approximately 19.7 crore pages with its digital repository housing 74.4 lakh 7 lakh reference media files which can be accessible through Abhilekh Palak Patal portal. तो अभिलेख पटल पोर्टल ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये किस पे इसका क्या वर्क है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये क्या है ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डिजिटल रेफरेंस मीडिया फाइल्स फ्रॉम द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया तो ये मतलब जो है ये प्रीलिम्स के लिए ये आपके इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है रहेगा then next article is related to national handloom day celebration pradhan mantri modi appealed and urged every citizen to celebrate national handloom day national handloom day is celebrated annually on August 7 with enthusiasm and joy. Uh, this day commemorates the launch of Swadeshi movement on August 7, 1905.
which was a pivotal part of India's struggle for independence. It has united the people from all walks of life against British rule. तो उसी को सपोर्ट करने के लिए नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते हैं और प्रधानमंत्री has urged the citizens to extend their support to poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands, and he emphasized the importance of patronizing these traditional craft people to sustain their livelihood and preserve this valuable heritage. तो नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कब से स्टार्ट हुआ, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक इट वाज मोर देन जस्ट अ सोशल बायकॉट, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। उसके बाद से भारत का जो आज़ादी का जो लड़ाई था वो और प्रोमिनेंट हुआ और स्ट्रांग हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे कनेक्ट हुए, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। Then Kerala police system and police stations, they are undergoing a major transformation starting this 15 August, and government is going to launch a new initiative titled My Police Station. This program aimed to make the police force more accessible and accountable to the public. This is considered as a decisive step towards democratic policing intended to deliver better services to citizens. तो ये 15 अगस्त से केरला में ये लॉन्च होगा और जैसे स्टेट पूछ सकता है कि किस स्टेट में ये माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, तो इस तरह से पीसेस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। Then there was a news related to a personality. A Lok Sabha speaker pays tribute to Dr. G.S. Dillon on his birth anniversary. तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। Gurdial Singh Dhillon, he was a prominent Indian politician who served as a Speaker of the Lok Sabha. He was recognized as distinguished parliamentarian, a freedom fighter, and a journalist. He was born in Amritsar in August 1915, and he was actively involved in freedom struggle and Kisan movement. Uh, he made significant contribution through his journalistic endeavors. He was the chief editor of the Urdu daily Sher-e Bharat and the managing director of the National Sikh Newspaper Limited. और his political career saw him elected to the 4th Lok Sabha from Taran in 1967, and he was unanimously elected as the Speaker of the 4th Lok Sabha on August 8, 1969। तो जैसे कभी कभी पूछ दे, जैसे इस तरह से पूछते कि फोर्थ लोकसभा स्पीकर कौन थे, मतलब हिस्ट्री से रिलेट करके। He was re-elected as the Speaker of the 5th Lok Sabha also on March 2, 1971, and he served in his capacity till December 1, 1975. The next article is related to Govardhan scheme. Union government has approved the Govardhan National Circular Bioenergy Scheme with a substantial outlay of 23,731 crore rupees. This scheme is projected to create 1.7 lakh jobs. This initiative is a pivotal step in India's clean energy transition, and it aims to convert agricultural residues, cattle dung, press mud, municipal organic waste, and other biomass into clean fuel, organic manure, and it will generate rural income. Thereby, it will contribute to the national economy. The scheme is scheduled for implementation from 2026-27 to 35-36, and it will establish compressed biogas as a crucial component of India's future energy mix. Govardhan scheme targets a nearly tenfold increase in domestic compressed biogas production. It
embodies the government's vision that India's waste will fuel its growth and it will transform its villages into center of clean energy. तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट का ये गोवर्धन स्कीम है। तो गोवर्धन स्कीम ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका टाइम पूरा जो फ्रेम है, इसके अलावा इस पे इसके लिए कितना बजट एलोकेशन किया गया है। और if we talk about this scheme, it is built upon foundational work in the this sector. It includes initiatives like sustainable alternative towards affordable transportation or SATAT, the Market Development Assistance Scheme for Organic Manure, the BAM or Biomass Aggregation Machinery Scheme, the development of pipeline infrastructure scheme and central financial assistance scheme for compressed biogas plants under the national bioenergy program। तो इनका एम है कि कैसे जो नेचुरल गैस है उसको ज्यादा से ज्यादा और प्रोडक्शन किया जाए। इसके काफी बेनिफिट्स रहेंगे। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल रहेगा, इसकी काफी यूटिलिटी रहेगी और ये एक्सपैंड करेगा इंडिया का जो गैस नेटवर्क है उसको। It is expected that this scheme will enhance energy security through increased domestic renewable gases fuel production, and it will reduce fossil fuel imports. It will also pave way for the private investment, which will be driven by improved project viability, stable pricing, and better access to institutional finance. Beside this, a cabinet committee on economic affairs sanctioned the construction of a four-lane highway from Baihara Chariali near Guwahati to Tejpur along NH15 in Assam। तो ये इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो गोवर्धन इस इनिशिएटिव ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इफ वी टॉक अबाउट compressed biogas, an aerobic digestion process used it is used to produce CBG. It involves microorganisms breaking down organic matter in the absence of oxygen, yielding biogas, which is primarily methane and carbon dioxide, and digestate, which can be used as organic manure। तो इसका जो composition है ये important रहेगा। बायोगैस को प्यूरिफाई करके उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव किया जाता है, मेनली CO2, एंड इट बिकम CBG विच हैज अ मीथेन कंटेंट सिमिलर टू नेचुरल गैस। तो इसको फिर फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। और इंडिया हैज बीन एक्टिवली प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एंड इट हैज setting ambitious target to increase their share in the national energy mix so that we will reduce our reliance on the imported fossil fuel। तो ये important रहेगा। Then next, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना surpasses 50 lakh beneficiary households. It has achieved significant milestone. Currently, 19 lakh of these households are actively receiving zero electricity bills, demonstrating the scheme's direct financial benefit. Over 12 lakh households have collectively earned 421 crore rupee by selling surplus electricity back to the grid। तो ये important रहेगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। It is a key government initiative which was launched by Government of India to accelerate the adoption of solar energy among households. Its primary aim is to provide financial benefit to citizens by reducing or eliminating their electricity bill through rooftop solar installations। तो ये important रहेगा, इसके से का जो डेटा है ये important है। और अभी जो करंट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दिया है, installations have jumped from approximately 5,000 per day in October 25 to 16,000 per day by July 26। And government has confirmed that it has achieved its ambitious target of 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030। Then next article is related to Lok Sabha has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill
This legislative measures aim at fostering domestic electronics manufacturing, कि मतलब कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, एडजस्टिंग द जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पेमेंट. The government's objective of in introducing the bill is to enhance India's appeal and predictability for global capital manufacturing entities, businesses. मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव और एक रिलायबल जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लेस बने, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज और अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ पे सेटअप कर सके. ये जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है, इट विल सुपरसीड द जून 5 ऑर्डिनेंस which had previously granted income tax exemption on on interest income and capital gains for foreign portfolio investors investing in government securities. तो ये जो FPIC जो इन्वेस्ट करती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उन पे टैक्स नहीं लगता था, तो फिलहाल अभी इन पे टैक्स नहीं लगेगा. और इसके अलावा इसमें चेंजेस किए गए हैं टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द लीगल अथॉरिटी टू मॉडिफाई द जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क. जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क ये काफी इंपॉर्टेंट है. और ये जो फ्रेमवर्क है, इसका क्या उद्देश्य है. तो ये जो बिल है इसका एक एम है कि आगे जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में कुछ उसको एक लीगल लीगल राइट्स मिल जाएंगे, ताकि वो जीरो एमडीआर में चेंजेस कर सकेगी और उनपे एक जो है वो एक चार्ज जो है वो लगा सकेगी फ्यूचर में जो बिजनेस. अगर गवर्नमेंट जीरो एमडीआर में चेंज करती है तो यूपीआई से अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसपे जो मर्चेंट्स होते हैं उनसे फीस जो है वो लिया जा सकेगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसे एमडीआर पूछ दे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है. ये वो फीस होता शुल्क होता है या फी होता है जो मर्चेंट डिजिटल जब पेमेंट करते हैं तो उनको जो है वो कंपनी को देना होता है. तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और इट टिपिकली कवर्स वेरियस कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शन, कार्ड ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द बैंक फीस, प्रोसेसिंग फीस एंड सेटलमेंट चार्जेस. तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा. इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं. और ये बिल ये एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट है बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ कंक्लूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, aligning fiscal policies with broader economic goals. Then government informed about India's first fully operational Namo Bharat RITS corridor. India's first Namo Bharat regional rapid transit system corridor. This 82.15 kilometer long Delhi Ghaziabad Meerut RRTS corridor, which incorporates 23 kilometer of Meerut metro network. Utilizing the same infrastructure, it has been successfully operational since February 2026. The National Capital Region Transport Corporation Limited is the agency responsible for implementing Namo Bharat RITS, has reported that over 3.8 crore commuters have utilized the Namo Bharat services since their inception. Effective multi-modal integration have been established along the Delhi Ghaziabad Meerut Namo Bharat RRTS, connecting with zero metro lines, two railway stations, four bus terminals in compliance with the guidelines set up by the Unified Traffic and Transportation Infrastructure. तो ये जो कॉरिडोर, ये जो RITS है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये एक इंडिया का क्रिटिकल कंपोनेंट है, इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और एम्स टू इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस द ट्रेवल टाइम विद इन द एनसीआर रीजन. It focuses on providing commuting rail services that are faster and more efficient than the conventional Indian railways, catering to a mix of longer distance commuters and those traveling within the region. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये RITS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये कौन से रीजन में बना है.
Then government also informed about LVM-3 M6 mission, which has achieved a significant milestone by successfully deploying the Bluebird block communication satellite developed by US-based company AST Space Mobile into low Earth orbit of 520 km. This launch carried the heaviest payload to date, weighing 6,100 kg, ever launched from Indian soil using the LVM-3 launch vehicle. This successful launch serves as a powerful demonstration of India's technological capabilities. It has substantially boosted commercial confidence in the LVM-3 launch vehicle. LVM uh, launch vehicle Mark III. It is a heavy lift launch vehicle developed by ISRO for launching heavier satellites into geostationary orbit. तो ये important रहेगा. साथ ही साथ ब्लूबर्ड ब्लॉक कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब ये लॉन्च हुआ. Beside these, low earth orbit क्या होता है? It is a region of space surrounding the earth, especially extending from 160 kilometer to 2000 kilometer above the earth surface, where many satellites orbit. तो low earth orbit का जो range होता है वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए important रहेगा. Then there was a news related to Alkosh. Alkosh क्या है? Alkosh is India's unified data platform providing AI datasets, models, toolkits, benchmark, and resources for research and development. India AI Mission organized the Alkosh University Engagement Program at Chitkara University, and its objective is to strengthen India's AI talent ecosystem. तो अल्कोश के से related question आ सकता है. Similarly, India AI mission, it was approved by Union Cabinet in March 24 with an outlay of 10,371 crore. It is a flagship scheme of Government of India to democratize AI benefit. AI Kosh is a central component under the India AI dataset platform, and it is designed to host anonymized high quality data and models for researchers and startups. तो ये AI कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. AI मिशन कब लॉन्च हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. So this was all about today's current affairs of 7th August, and then we will meet in our next class. Kindly like and subscribe our channel, and you can download the magazine from our YouTube description.